हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस समय इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए उसकी यूनिट 6 पढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो मेन हैं वो अभी इस समय इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। कम समय को देखते हुए तो आप भी इस चैनल को करिए ज्वाइन। और अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं कंप्लीट की, आपने कंप्लीट भी की हैं तो भी बहुत अच्छी तरीके से एकदम रिवीजन क्लियर कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। इसीलिए क्या करिए, इस चैनल को ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में क्या अनुसंधान उपकरणों के प्रकार। तो कुछ प्रकार जो वैसे तो इन प्रकार इनके बहुत डिटेल में है, जैसे कि कोटि निर्धारण पैमाना या रेटिंग स्केल, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लेके आए हैं। और इसी यूनिट का अगला टॉपिक है, उसमें भी इनसे संबंधित चीजें दी हुई हैं, उनमें भी हम देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं क्या है अनुसंधान उपकरणों के प्रकार। तो नंबर 1 देखिए, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल देखिए क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों का, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करेंगे तब आप रिसर्च कर पाएंगे। तो उसके ये क्या है उपकरण, उनके प्रकार देखिए। कोटि निर्धारण पैमाना, रेटिंग स्केल देखिए क्या है। रेटिंग स्केल मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में देखिए सर्वाधिक प्रचलित है। ये क्या है, ये उपकरण मूल्यांकन की जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो रेटिंग स्केल क्या है, जिस चीज का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके विभिन्न अंगों की ओर ये ध्यान आकर्षित करता है। देखिए वॉन डेलन के अनुसार इन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन, यहाँ से इसका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, निर्धारण मापनी किसी चर की श्रेणी तथा इसकी गहनता तथा बारंबारता को निश्चित करती है। और चर क्या है ये हम पिछली वीडियोज में इसका पूरा एक टॉपिक ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, नहीं पता है तो वहां चैनल पर क्लिक करके वीडियोज पर क्लिक करिए, क्रम से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, किसी घटना विषय वस्तु का वो गुण जिसका मापन किया जा सकता है वो चर कहलाता है। फ्रेंड्स, तो ये है निर्धारण मापनी क्या, कि ऐसा ये मूल्यांकन उपकरण है जिसमें विषय वस्तु कोई माप जिसका मूल्यांकन किया जाना है उसके विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये तो ये है निर्धारण मापनी। उसके बाद में देखिए अगले टॉपिक में भी ये है, तो ध्यान से बाद में और अधिक पढ़ेंगे रेटिंग स्केल को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अभिवृत्ति। अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना क्या है। अभिवृत्ति देखिए रेटिंग स्केल जो आप अभी भी आपने पढ़ा, 1 मिनट। रेटिंग स्केल, इसके प्रकार 6 प्रकार और होते हैं, गिलबर्ट ने बताया, जो हमने यहाँ पे टाइप नहीं किए। जल्दी जल्दी सुन लीजिए क्या क्या। नंबर 1 सांख्यिकीय मापनी, न्यूमेरिकल स्केल। नंबर 2 है ग्राफ मापनी, क्या, ग्राफ मापनी, ग्राफ मापनी। स्तर मापनी, थर्ड है स्तर मापनी। संचित बुद्धि मापनी, बाध्य विकल्प मापनी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में फिर उसके भी प्रकार, उसके भी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसके बारे में जानना था, समय कम होते और अगले टॉपिक में भी इससे संबंधित है, इसलिए अभिवृत्ति मापनी देखिए अब क्या होता है। अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, ये देखिए क्या होता है अभिवृत्ति स्केल। ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने देखिए इसके बारे में बताया है, उससे जो है क्या एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, सूचना प्राप्त करने का वह रूप पत्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की ये मापित है। फ्रेंड्स, ऐसे जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मापित अभिवृत्ति या विश्वास को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिवृत्ति मापनी कहते हैं। ये मापनी है फ्रेंड्स, मापनी, मापना ही नहीं। तो क्या है, सूचना प्राप्त करने का वह रूप पत्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मापित अभिवृत्ति या विश्वास को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, उसे अभिवृत्ति मापनी कहते हैं। अभिवृत्ति मापन की शुरुआत किसने, थ्रस्टन ने 1927 में की थी। तो आई होप अभिवृत्ति मापनी आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और फिर से देख लीजिए क्या, देखिए कि किसी व्यक्ति या समूह, अपने मन से ही देखिए, किसी मान लीजिए कोई घटना हो गई या कोई संस्था है या कोई समूह है या कोई व्यक्ति है, उसके बारे में
व्यक्ति समूह के प्रति अभिव्यक्ति के मापने के उपकरण को अभिव्यक्ति मापनी कहते हैं। जैसे कोई घटना, कोई संस्था या किसी के बारे में और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या है, वो उसके बारे में सोचता क्या है, तो उसको आप कैसे मापेंगे कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति उस घटना या उस संस्था या उस व्यक्ति या उस समूह के बारे में उसकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके बारे में क्या विचार है उसके, यही क्या होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति और जब उसको मापा जाता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है जिस चीज के द्वारा, तो वही अभिव्यक्ति निर्धारण पैमाना होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्रवणता अभियोग्यता परीक्षण। ये क्या होता है, देखिए जल्दी जल्दी इन सबको देखते चलते हैं, फिर अगले टॉपिक में और अधिक क्लियर हैं इसके प्रकार। उपकरणों के अनुसंधान, उपकरणों के प्रकार। तो देखिए प्रवणता मापन योग्यता जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। देखिए अभिक्षमता में अंतर होता है, इनमें अंतर के कारण कोई अध्यापक के रूप में सफल होता है या कोई देखिए चिकित्सक के रूप में। तो अभियोग्यता आप जानते होंगे, देखिए किसी व्यक्ति की क्या अपनी अपनी आंतरिक योग्यता क्या है, तो ये है, इसमें सभी की योग्यताओं में अभियोग्यताओं में क्या अंतर होता है। इसी कारण क्या किसी का टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट होता है, किसी का चिकित्सक के रूप में, किसी का इंजीनियरिंग के रूप में, तो ये चीजें हैं। तो देखिए अभिक्षमता में देखिए सभी में अंतर होता है, जिसके कारण कोई अध्यापक के रूप में सफल होता है, कोई चिकित्सक के रूप में। क्षमता एक योग्यता विशेषताओं का समूह है जो संकेत करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह। भाषा बोलने की योग्यता, संगीत बनना है, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता उसमें अलग अलग होती है। तो ये है अभियोग्यता, आप जानते भी होंगे अभियोग्यता क्या है। जैसे कि अभियोग्यता परीक्षण किया जाता है तब जाके कहीं किसी चीज में सिलेक्शन होता है, देखिए तो वही अभियोग्यता होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि या निष्पत्ति। उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण पैमाना, ये क्या है, ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति क्या सीख गया, अर्थात एक विशेष समय तक अध्ययन अथवा अभ्यास के पश्चात किस ज्ञान व कौशल आदत का विकास हुआ है। तो ये है उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण पैमाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ अध्ययन कर रहा है, तो कुछ समय के पश्चात, अध्ययन के पश्चात उसने क्या सीखा, किन आदतों में परिवर्तन हुआ और किसने कौन से ज्ञान कौशलों का उसने विकास किया, क्या उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये चीजें जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण का यूज किया जाता है। देखिए सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, यह किसी विषय विशेष में व्यक्ति की सामान्य उपलब्धि का मापन करते हैं। नंबर 2 देखिए, ये 1 है। नंबर 2 देखिए निदानात्मक परीक्षण, ये क्या है, देखिए यह किसी विषय विशेष में व्यक्ति की दुर्बलता या सफलता का पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शब्द आपको कई बार मिलेगा। तो इसमें क्या है, देखिए किसी विषय विशेष में व्यक्ति की दुर्बलता या सफलता का पता लगाते हैं, मतलब ये पता करते हैं कि उस व्यक्ति में ये कमियां हैं और क्यों हैं, या वो सफल कैसे हुए हैं। इस चीज को पता करना ही किसके द्वारा होता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा ये होता है। बाकी सिंपल अचीवमेंट सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, इसमें क्या होता है, किसी विशेष विषय विशेष में व्यक्ति की जो सामान्य उपलब्धि होती है, क्या चीजें उसने हासिल की हैं, उन्हीं का मापन करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स क्या, उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण पैमाना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यह उद्देश्य आधारित प्रशिक्षण या उद्देश्य आधारित परीक्षण है फ्रेंड्स, ये उद्देश्य आधारित परीक्षण होते हैं। ये उद्देश्य आधारित परीक्षण होते हैं, इनका निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है। किसका, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का। और देखिए इनके भी कितने दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो शिक्षक के द्वारा बनाए जाते हैं। शिक्षक के द्वारा जो बनाए जाते हैं, देखिए ऐसे ही बता दें, वो क्या होते हैं, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, वो वैध विश्वसनीय है लेकिन मानक नहीं है वो। लेकिन मानकीकृत दूसरा कौन सा है, मानकीकृत परीक्षण, ये जो है इनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, ये मानक परीक्षण होते हैं। तो ये है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ विधियां क्या हैं।
रिसर्च करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में समूह विशेष के लोगों के बारे में कुछ आपको जानना है तो आत्मनिष्ठ विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आत्मनिष्ठ विधि होती क्या है देखिए, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार तालिकाएं, इस पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुणों के विषय में ज्ञात किया जाता है। देखिए आत्मनिष्ठ विधियों में क्या होता है, आत्मकथा या व्यक्ति इतिहास या साक्षात्कार मतलब तालिकाएं, इंटरव्यू मतलब उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ कर किसी व्यक्ति से जिसका जिस क्षेत्र का आप क्या वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या है, वो मतलब क्या उत्तर देता है, उसका विश्लेषण करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुणों के विषय में आप ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं वो अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए इसकी कुछ सीमाएं क्या है कि इस विधि में पक्षपात होता है। पक्षपात होता है देखिए ये विश्वसनीयता फ्रेंड्स ऐसे है, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या होती है, इसमें कम होती है फ्रेंड्स। इसमें विश्वसनीयता आत्मनिष्ठ विधि में कम होती है। क्यों कम होती है देखिए, और वैधता भी क्या होती है, निम्न स्तर की होती है। केवल देखिए चेतन पक्ष के विषय में ज्ञात किया जाता है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का 1/10% मतलब 1/10 भाग ही होता है। तो देखिए आत्मनिष्ठ विधियों में किसी व्यक्ति के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करना नहीं की जा सकती। इसमें सीमाएं इसकी ये है क्या कि पक्षपात होता है कि जरूरी नहीं व्यक्ति जो है सही सही सारी चीजें बता दे, वो जो मुंह से बोलेगा वही आप समझ पाएंगे, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें बता दे। इसलिए इसकी वैधता भी निम्न स्तर की होती है और विश्वसनीय भी कम होता है। और चेतन मन में मतलब जो चेतन अचेतन ये सारी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जब फ्रायड का पढ़ा था तो उसमें ये चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, केवल चेतन पक्ष के विषय में ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति से जो पूछा जा रहा है वो तुरंत तुरंत उसको जो याद होता है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो जो वो चेतन मन का जो भाग होता है वो 1/10 भाग ही होता है। इसलिए व्यक्ति के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। तो ये इसकी सीमाएं हैं आत्मनिष्ठ विधि की। उसके बाद में प्रक्षेपी विधियां, देखिए क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए प्रक्षेपी विधियां क्या होती है। कहीं आपको 2 4 6 विधियां दे दी गई और दे दिया गया प्रक्षेपी विधियां हैं या नहीं है, ऐसे करके प्रश्न कहीं मतलब सीधे सीधे नहीं घुमा फिरा के कैसे भी मिल सकता है। देखिए ये व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं। कौन सी, एक मिनट, प्रक्षेपी विधियां, ये जो है व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं। उनके द्वारा व्यक्ति के चेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के पक्ष है फ्रेंड्स, बच्चों ने दोनों प्रकार के पक्षों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों प्रकार के पक्षों के मापन में सफलता मिली है। ये है देखिए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये टीएटी जो आप परीक्षण पढ़ते हैं, ये अ, ये था है फ्रेंड्स थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका मतलब होता है टी का थीमेटिक, ए से एप्रिसिएशन, टी से टेस्ट। तो और रोरसा ब्लॉक टेस्ट, शब्द सहचर, क्रीड़ा विधि, अभिनय विधि, मौखिक अभिव्यक्ति विधि, ध्वनि व्याख्या विधि, चित्र साहचर्य विधि, ये सारे क्या हैं, प्रक्षेपी विधियां। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके इनको नोट कर सकते हैं कि क्या प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। बाकी देखिए टीईटी ये सब क्या है, ये अगले टॉपिक में भी है तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। उसके बाद में फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सारी चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें आपके समक्ष हम लेके आते रहें फ्रेंड्स। और क्लियर कॉन्सेप्ट और क्रम वाइज यूनिट वाइज सारी चीजें पढ़ने के लिए फ्री में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे क्रम से सारी चीजें मिलेंगी, जून तक जितनी हो सकेंगी यूनिटें तो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। PYQs फ्रेंड्स नहीं हो पाएंगे वो जून के बाद भी सारी चीजें फ्री में अनवरत रूप से जारी रहेंगी। इसीलिए क्या करिए, अभी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आवश्यकता पड़ती है तो जून के बाद भी आप इसमें क्या करते हैं, इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते